क्या हाल है आप सबके। तो आज हम पढ़ेंगे बात दोष। उसके बारे में देखेंगे, ये इसकी व्युत्पत्ति देखेंगे, इसके बाद निरुक्ति, फिर उसके सामान्य स्थान, गुण, और उसके बाद इसके जो सामान्य कर्म होते हैं वो, फिर इसके जो 5 टाइप्स होते हैं ना, प्राण, अपान, उदान, समान, वो देखेंगे। और जो इसके वृद्धिशय होते हैं वो मैं सारे दोषों के एक साथ बनाऊंगा, बात, पित्त, कफ के तीनों के साथ बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इससे एमसीक्यू भी बनता है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों बनते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये आपका बेस होता है बिल्कुल। ये आगे भी आपके चलता रहता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो इसके जो श्लोक होते हैं ना, वो याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मैं बताता रहूँगा कौन कौन से श्लोक आपको याद करने हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात दोष की व्युत्पत्ति, मतलब जो बना है किस किस से मिलकर बनाता हूँ। पता है इसमें 2 चीज़ आ रही हैं, बा और ता। तो उससे पहले बा देखते हैं। बा का मतलब बा, गति, गंधन्यो। इसका मतलब होता है कि जो गति, गंध और ज्ञान। बा धातु का क्या अर्थ है? गति, गंध और ज्ञान। और इसमें जब हम ता ऑब्दिक वो प्रत्यय लगाते हैं ना, तब ये बनता है हमारा बात। तो इसका क्या मतलब हो गया? दोनों को जब मिला दिया हमने, बा का हमें पता था क्या है, गति, गंध और ज्ञान। तो यानी गति करना और शरीर में ज्ञान, संवेदना की उत्पत्ति करना, यानी मतलब हमें सेंस भी होता है, स्मेल वगैरह, और प्राप्ति, किसी वस्तु या स्थिति की ओर पहुंचना। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि बात करता है मूवमेंट। तो किसी वस्तु या स्थिति की ओर जाना वो भी हमारी बात के कारण ही होता है। तो समझ में आया? व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति होती है किसी, जो हमने वर्ड हम पढ़ रहे हैं, जो भी शब्द, उसको हम तोड़ेंगे, उसके देखेंगे क्या क्या मतलब होता है। बाकी हमें क्या क्या मतलब पता लगे, गति, गंध, ज्ञान। इसी से श्लोक बनता है बा, गति, गंधन्यो। ये छोटी सी लाइन याद रखना है, ये आपको संस्कृत में भी बार बार आएगी, आप देखोगे ना, निरुक्ति पर्याय जब पढ़ते हैं। उसके बाद आ गई हमने जब दोनों हमारे ये मिल जाएंगे वर्ण, दोनों जो मिलके हमारा शब्द बनेगा, उसका भी हमने पूरा देख लिया। अब निरुक्ति, निरुक्ति क्या होती है? निरुक्ति का मतलब होता है, जब हमने ये वर्ड बना लिया, इसका क्या मतलब हुआ कि बायतीति बातः, मतलब बायती का मतलब था गमन करना, यानी जो शरीर में हमारे चालायमान है, उसे बात कहते हैं। सिंपल सा मतलब है इसका। इस पे हमें ज़्यादा कोई फोकस देना नहीं है, मतलब हमें बस सिंपल समझ लेना है इसका वर्ड का मीनिंग क्या है। क्योंकि एग्जाम में ये हमें कब लिखने होते हैं? जब हमारा शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर मेनली जब आता है, तब हमें उसके साथ लिखने होते हैं। ये उसमें मेंशन किए जाते हैं कि निरुक्ति और उसकी व्युत्पत्ति के साथ इसका वर्णन करो, तब आपको लिखने होते हैं। नॉर्मली जब जो क्वेश्चन आते हैं वो इधर से शुरू होते हैं। सबसे पहले सामान्य स्थान। तो सामान्य स्थान में श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको, श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना। अब याद मैं आपको कराता हूँ कैसे करना है। इसको आप ब्रेक कर लो। बस्ती पुरुषदानम कटी शक्तिनी, बोलो मेरे साथ साथ, बस्ती पुरुषदानम कटी शक्तिनी, चाहिए। उसके बाद अगला वाला पादाव अस्तिनी और बात स्तनानी। पहला हमने पढ़ा, इसको 3 बार रिपीट करेंगे। बस्ती पुरुषदानम कटी शक्तिनी, बस्ती पुरुषदानम कटी शक्तिनी, बस्ती पुरुषदानम कटी शक्तिनी। उसके बाद ऐसे इसको पादाव अस्तिनी और चा बात स्थानानी, पादाव अस्तिनी चा बात स्थानानी, पादाव अस्तिनी चा बात स्थानानी। अब एक बार खुद से बोलने का ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और ये लाइन पढ़ी हमने, इसको पूरा एक बार बोलने का प्रयास करो। उसके बाद है तत्रापि पकवास्यो विशेषण बात स्थानम। अब एक बार इसका मतलब बता देता हूँ, उसके बाद हम पूरा याद करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले बताई गई है इसके बात के स्थान, बात स्थानानी कौन कौन सी? बस्ती मतलब मूत्राशय, पुरुषदानम मतलब बृहद आंत्र, जहाँ हमारा जो मल है वो एकत्र होता है, कटी मतलब हमारा जो पेल्विक रीजन, श्रोणी प्रदेश या कमर वाला रीजन होता है, उसको बोलते हैं। शक्तिनी होती है हमारी, जो हमारी टांग होती है, जंगा होती है, उसको शक्तिनी। फिर पाद यानी पैर, और अस्थिनी मतलब जो हमारी बॉन्स होती हैं। ये सब क्या है? बात के स्थान है। मगर उसमें से भी जो विशेष स्थान है वो किसको बताया गया है? पकवास्य। पकवास्य क्या होती है? लार्ज इंटेस्टाइन को हम लेते हैं और मॉडर्न ट्रांसलेट करें तो
एक बार फिर से रिपीट कर लो। बस्ती पुरुषोत्थानम कटी सक्तने, बस्ती पुरुषोत्थानम कटी सक्तने, पादावस्तिनी चा बातिस्तनाने, पादावस्तिनी चा बातिस्तनाने। उसके बाद क्या देखा हमने, तत्रापि पकवास्यो विशेषण वादस्थानम। ठीक है, पहले हमने देखी सारी लोकेशन, उसके बाद हमने देखा विशेष स्थान कहाँ पे। श्लोक को आप याद करो, लिख के प्रैक्टिस करो, 2-3 बार बोलो, फिर 2-3 बार लिख के देखो, फिर ऐसे याद होता है लिख लिख के। इसका रेफरेंस हमें कहाँ से मिलता है, ये कहाँ लिखा गया है, चरक संहिता के सूत्र स्थान, चैप्टर नंबर 20 श्लोक नंबर 7। ओके, आगे चलते हैं। अब इसकी जनरल प्रॉपर्टीज आ गई, सामान्य गुण। चलो पढ़ते हैं। अब इससे क्वेश्चन बनेगा कि MCQ बना, तो कि आपको 3 दे दिए सेम, चौथा अलग दे दिया, तो बताएंगे कौन सा बात का गुण नहीं है, तब आपको पता लग जाएगा। और लॉन्ग में तो आपको लिखना है श्लोक पूरा, और ये आगे भी वो बड़े काम में आते हैं वाले, तो अच्छे से सुनना इनको। इसको भी हम ब्रेक करेंगे। रूख छितो लघु सूक्ष्म चलो अत विशद खर। मैंने ऐसे याद किया था, पहले आगे वाले 3 रूख छितो लघु सूक्ष्म चलो अत विशद खर। ठीक है, ये हो गए सारे उसके गुण, रूख छितो लघु सूक्ष्म चलो अत और विशद खर। तो गुण सारे हो गए, रूख छितो लघु सूक्ष्म चलो अत विशद खर। ठीक है, ये हो गया इसके गुण। अब इसके बाद बोल रहा है कि विपरीत गुण द्रव्य मौरूद संप्रसामते। विपरीत गुण के जो हम बोल लेते हैं ना, कोई भी आहार विहार लेते हैं विपरीत गुण वाले, तो उससे क्या है, इसका प्रशमन होता है, यानी उसका क्या होता है, जो अगर बॉडी में बात इंक्रीज हुआ है या बात हमारा है तो वो डिक्रीज हो जाएगा, उसको समन हो जाएगा। किससे, विपरीत गुण। अगर कोई भी आहार जो रूक्ष नहीं है, रूक्ष का अपोजिट क्या होगा, शीत, मतलब शीत का अपोजिट होगा ऊष्म आहार ले रहे हैं, तो उससे बात का सामना होगा। लघु मतलब हल्का खाना खा रहे हैं, उसकी तो उससे बात बढ़ेगा, और उसके विपरीत यानी विपरीत खाएंगे तो हमारा बात डिक्रीज होगा। तो एक बार इसको बोलो 3 बार, रूक्ष शीतो लघु, रूक्ष शीतो लघु और रूक्ष शीतो लघु। उसके बाद 3 ये सूक्ष्म चलो अत, सूक्ष्मश्च चलो अत, सूक्ष्मश्च चलो अत, विशद खरः, विशद खरः, विशद खरः। अब इसको वीडियो पॉज करके पूरे को रिपीट करो एक बार। ओके, उसके बाद है विपरीत गुण मौर्यूद संप्रसाम्यति। विपरीत गुण वाले जो हम आहार विहार लेते हैं उनसे बात का सामान होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया इनके बारे में। रूक्षता से क्या होता है, जब रूक्ष से शरीर शुष्क हो जाता है, ठीक है, त्वचा, वो तुम्हें कहाँ का महसूस होगा, त्वचा में हो जाएगा, आपके मल में हो जाएगा, बाल आदि में रुखापन होगा। यानी किसी बंदे का, आप ऐसे सोचो, बात किस में होता है, वृद्ध लोगों में बड़ा होता है, तो उनकी त्वचा रूखी रहती है। आपने देखा, उनको मल में त्यागने में प्रॉब्लम होती है, घंटा घंटा बैठे रहते हैं कुछ वृद्ध लोग, और उनके बाल तो रूखे हो ही जाते हैं। उसके बाद शीत, बात की अगली क्वालिटी क्या है, शीत। तो जिस बंदे का बात इंक्रीज है, उसके बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, और इसी वजह से जो बंदे बात प्रकृति वाले होते हैं ना, वो ज़्यादा ठंडा सहन नहीं कर पाते। यानी जो पतले दुबले लोग होते हैं, आपको भी महसूस करना, एक मोटा बंदा और एक पतला, आपने उसमें पढ़ा होगा ग्लेशियर्स पे भालू रहते हैं, मोटे मोटे होते हैं, वो कब प्रकृति के होते हैं, क्योंकि वो उनको क्या है, ठंड में रहना है। और जो पतले जानवर होते हैं ना, वो ठंड सहन नहीं करते, यानी जो बात प्रकृति के होते हैं। उसके बाद हो गया लघु, मतलब हल्का। तो बात की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में शरीर और मन हल्कापन होता है, और नींद कम आती है, नींद कम हो जाती है, भूख जल्दी लगती है। उसके बाद इसी तरह सूक्ष्म, सूक्ष्म क्या है, जो हमारे बॉडी में बात होता है वो क्या करता है, उसकी वजह से जो सारी चीज़ें होती हैं अत्यंत बारीक स्थानों में पहुंचाने की वो क्षमता रखता है। उसके बाद चल, जैसे हमने पहले पढ़ा था, इसका काम ही होता है मोबाइल, गतिशील। तो ये स्थिरता की कमी होती है इस बंदे में, जिसकी बात प्रकृति हो, या जिसके अंदर बात इंक्रीज हो गया हो, और विचार और अंग संचलन, बात रोगों में कंपन होता है। उसके बाद विशद,
बातें जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, विशद होती हैं, स्पष्ट क्लियर होती हैं। ये गुण क्या है, इसकी वजह से क्या शरीर में हल्केपन व स्फूर्ति में संचार करता है। उसके बाद खर मतलब खुरदरा, रफ, स्पर्श में रूखापन, स्नायु त्वचा में खुरदरापन। ये हमें बात की वजह से ही महसूस होगा। कुछ अन्य तत्व दे रखे हैं ऐसे। महाभूत कौन कौन से आएंगे वो आप पढ़ोगे ना, जब पढ़ते हैं कि बात, पित्त, कफ। तो बात हल्का होता है तो उसमें आकाश प्लस वायु महाभूत होता है। पित्त में अग्नि होती है। बाकी कफ भारी होता है तो उसमें जल प्लस पृथ्वी दोनों महाभूत पाए जाते हैं। इंद्रिय गुण कौन कौन से पढ़ेंगे, ये आप पदार्थ विज्ञान में देखोगे। शब्द और स्पर्श। स्पर्श तो आप समझ ही आते हो कि फील करते हैं वायु को। ये शब्द आपको थोड़ा अटपटा यहाँ पे लग सकता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा वो क्यों यहाँ पे, क्योंकि नीचे वाले जो महाभूत होते हैं ना, ऐसे हम शुरुआत करते हैं आकाश से, तो आकाश का गुण पाया जाता है। तो उत्तर जैसे आगे बढ़ेंगे ना, वो सब ऐसे अभी वायु, उसके बाद वायु आता है तो उसके सब तो आएगा ही साथ में। स्पर्श उसका हो गया। उसके बाद अगर अग्नि में आओगे तो ये दोनों तो आएंगे। उसके बाद अग्नि का जो खुद का गुण होता है ना, रूप, वो भी आएगा, या उधर पदार्थ में पढ़ोगे। उसके बाद आगे कौन से गुण की प्रधानता होती है, तो रजोगुण प्रधान होता है, ये भी आप पदार्थ में पढ़ते हो। चलो अब हम देखते हैं, ये छोड़ो आप, सीधा आते हैं इसका भी सामान्य कर्म क्या क्या होते हैं। ये श्लोक बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो बताता हूँ आपको मैं। यहाँ पे ये एक चीज़ करेक्ट कर लेना, ये पेष्टा नहीं है, चेष्टा है। चलो, उत्साहो उच्छ्वास निश्वास, चेष्टा धातु गति समाह। उत्साहो उच्छ्वास निश्वास, चेष्टा धातु गति समाह। बोलना एक बार, उत्साहो उच्छ्वास निश्वास, चेष्टा धातु गति समाह। समो मोक्षो गति मताम, वायो कर्म आविकार्यम। ठीक है, समो मोक्षो गति मतम, वायो कर्म अविकार्यम। क्या मतलब हुआ, सामान्य कर्म कौन कौन से, उत्साह। उत्साह कैसे, मानसिक और शारीरिक जोश है, कोई काम करने के लिए आपकी इच्छा हो रही है। उच्छ्वास होता है जो हम इनहेलेशन करते हैं, वो वायु को शरीर में अंदर लेते हैं। निश्वास हो गया श्वास को छोड़ना। तो उत्साह उच्छ्वास निश्वास ये हो गया। उसके बाद है चेष्टा धातुगति समाह। चेष्टा क्या होती है, कोई भी शरीर में जो भी हम चेष्टा होती है ना, कि हम कोई भी काम करने की जो हमारी इच्छा होती है, चेष्टा, तो उसको ही बोलते हैं चेष्टा। ये शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, वाचिक हो सकती है। यानी हम कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो पहले हमारे मन में आएगा कि ये काम मैं करूँ, तो चेष्टा अंदर से पहले प्रयत्न जो भी हम करते हैं ना, ऐसे बोलना है तो पहले मन में आया बोलने की चेष्टा, कोई काम हाथ हमें हिलाना है तो मन में चेष्टा आई। तो ये सब जो चेष्टा होती है ये भी हमारी बात के कारण होती है। ये इनकरेक्ट है, इसको ठीक करना है, पेष्टा पता नहीं कैसे लिख दिया आप। उसके बाद धातु गति, जो धातुओं की बॉडी में गति होती है ना, आप पढ़ोगे आगे जाके कि 7 धातु होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद आदि। तो इनकी जो भी गति होती है ना, वो वात के कारण ही होती है, शरीर में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने के लिए। मल, अब ये अलग से 2 पॉइंट है। मल मोक्षण, तो ये शरीर से बाहर निष्कासन होता है, ये भी इसकी वजह से होगा बात की। सम्यक गति, बॉडी में जितने भी आंतरिक और बाह्य गतिशील जैसे हो रही है ना, हमारी हार्ट बीट हो रही है, ब्लड फ्लो हो रहा है, हमारे पलकों की गति हो रही है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, हमारे बात की वजह से होता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया पूरा। श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, दोबारा कह रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारे श्लोक आपको आने चाहिए। अब आ गए इसके मेन 5 टाइप। मैंने इसमें क्या है ना, अभी यहाँ पे एक डाउट आता है बच्चों को कि चरक के श्लोक याद करें या अष्टांग के। ये मैंने आपको पहले बता देना था, कोई नहीं ध्यान अभी आया मेरे को। तो आपको किसी एक का याद होना चाहिए, दूसरे की आप बुक से हिंदी याद कर सकते हैं। तो मैंने जो बेस्ट श्लोक थे ना, वो यहाँ पे छाट के रखे हैं। यहाँ पे मैंने जो 5 टाइप्स हैं उनके क्या है, मैक्सिमम के चरक के लिखे हैं, मगर जो समान वायु पढ़ोगे ना, समान बात, उसमें मैंने अष्टांग का लिया है।
तो आप जो मैं बता रहा हूँ इनको श्लोक याद कर लो, बाकी दूसरा जो अष्टांग का अष्टांग वाला होता है उसकी हिंदी याद कर लेना। तो प्राणवायु सबसे पहले पढ़ते हैं, प्राणवात। श्लोक पढ़ेंगे। स्थानम प्राणस्य शीर्ष उरः, सही है। कर्ण जीव अस्य नासिका, ठीक है। ये हो गए इसके लोकेशन, क्या कहाँ कहाँ स्थान हो गए। स्थानम प्राण शीर्ष उरः, सही है। कर्ण जीव अस्य नासिका, ये क्या चार चीज़ें, कर्ण जीव अस्य नासिका, तो चार ये हो गए, दो ये हो गए शीर्ष और उरः, तो कितने 6 स्थान बताएं। प्राणवायु के स्थान क्या, कर्ण जीव अस्य नासिका, तो शीर्ष उरः, शीर्ष उरः सबसे पहले, सिर उर कर्ण जीव अस्य नासिका, ठीक है, क्लियर। उसके बाद उसके कर्म, कर्म कौन कौन से हैं। शटीवनम शब्द उद्गार श्वास आहार आदि, शटीवनम शब्द उद्गार श्वास आहार आदि, ठीक है। शटीवनम मतलब थूकना, शटीवनम आई थिंक थूकना नहीं है, शटीवनम का मतलब होता है जी, हाँ थूकना ही, ठीक है। शटीवनम शब्द मतलब छींकना, उद्गार मतलब डकार लेना, श्वास तो आपको पता ही है कि जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं किसकी वजह से होती है, बात की वजह से होती है। बात में कौन से टाइप की बात की वजह से हो रही है, वो हो रही है उस प्राणवायु की वजह से, इसीलिए इसको प्राण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से ये लॉजिक समझ में आता है, इसीलिए प्राण बोलते हैं इसको, क्योंकि अगर बंदे की सांस रुक जाए तो क्या ही वो जिंदा रहेगा। तो श्वास और आहार, जब खाना निकालते हैं वो भी प्राणवायु की वजह से होता है, श्वास आहार आदि क्रमच। तो एक बार श्लोक को रिपीट करते हैं। स्थानम प्राणस्य शीर्ष उरः, स्थानम प्राणस्य शीर्ष उरः, कर्ण जीव जिह्वा अस्य नासिका, ठीक है। सटीवनम शब्द उद्गार श्वास आहार आदि कर्म च। रेफरेंस ये दे रखा है। रेफरेंस आपको फर्स्ट प्रॉप में तो ज़्यादा नहीं होगा, मगर अगर आप पीजी के लिए तैयारी करने लगे तब आपको ये रेफरेंस इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप हो सके तो याद कर लो, नहीं तो ये इनका ना ट्रिक है। ऐसे भी हम 28/5 पढ़ रहे हैं ना चरक चिकित्सा से, तो आपको बस ये पीछे वाला चेंज करना होगा। बस जब अष्टांग का एक अलग से श्लोक पढ़ेंगे ना उसमें अलग है, बाकी आसानी से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। हमने स्थान हिंदी अर्थ ये दे रखा है, इसको आप पढ़ लेना, मैंने समझा दिया पूरा। स्थान देख लिया, अब गति देखो। हम हर एक बात में, हर एक टाइप का जो इनका बात होगा उसमें हम गति देखेंगे कैसी कैसी होती है। तो हम श्वास क्या कर रहे हैं, श्वास लेते हैं छोड़ते हैं प्राणवायु की वजह से, तो यानी ले रहे हैं तो अंदर जा रही है नीचे आ रही है, और छोड़ रहे हैं तो ऊपर जा रही है, तो दोनों टाइप की गति होगी, अभ्यंतर ऊर्ध्वगामी, सही है, इनवर्ड अपवर्ड, ठीक है। उसके बाद आगे इसके कुछ विशेष गुण होते हैं, जैसे चेतना, संज्ञान, इंद्रिय बोध और जीवन की क्रियाओं का मूल माना जाता है इसको, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपको बता देता हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट है, बस याद कर लेना, आपको टीचर पूछ सकता है। ये शरीर में प्राण शक्ति का स्रोत है, कौन, जो हमारा प्राणवायु है। ये जो श्लोक है ना, ये एक्स्ट्रा श्लोक, ये वो रहा जो मैं कह रहा था अष्टांग से दे रखा है। चलो ठीक है, इसके मुख्य कारण हमने देख ही लिए, वही वाले लिख रखे हैं सारे के सारे, इसमें दोबारा से आप पढ़ना चाहो पढ़ लेना, ये सब हम क्यों कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आ गया उदान बात, उदान वायु। तो इसको भी हम पहले श्लोक पढ़ते हैं एक बार। तो ऊपर वाली लाइन में हमें स्थान दिए गए, नीचे हमें कर्म दिए गए उसकी तरह ही। तो उदानस्य पुनः स्थानम, कहाँ कहाँ पे, नाभ उरः कंठ एव च, कौन कौन सा, नाभि उरः कंठ एव च, नाभि उरः कंठ, 3 चीज़ दी गई हैं, ठीक है। नाभि उरः कंठ एव च, उदानस्य पुनः स्थानम नाभ उरः कंठ एव च, ओके। अब कर्म देखते हैं। वाक्य प्रवृत्ति, यानी जो बोल रहे हैं ना हम, वाणी, वाक्य की प्रवृत्ति हो रही है। प्रतन हो रहा है, वाक्य प्रवृत्ति प्रतन, प्रतनोज जो ऊर्जा मिलती है, बल बाण आदि क्रमच, क्या क्या हो रहा है, जो वाणी की उत्पत्ति हो रही है, वाक्य प्रवृत्ति। प्रयत्न यानी प्रयास करते हैं, वो भी हमारा उदान वायु की वजह से। प्रतन ओज मतलब जो ऊर्जा मिलती है, प्रतन ओज, बल बाण आदि जो हमें शक्ति मिलती है,
बाण जो त्वचा की जो हमारे कलर होता है वो दान वायु के द्वारा ही नियमन यानी उसकी रेगुलेशन की जाती है। तो इसके फंक्शन क्या है, थोड़े से हार्ड हैं। एक बार इसको श्लोक से याद करना आप, मैं जहाँ तक कहूँगा। वाक्य प्रवृत्ति प्रत्यन ओज बल बाण आदि क्रमचय, इसको आप बोलोगे 3-4 बार, और हर एक श्लोक को लिख के देखना है आपको जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मेरे क्लास में मेरे दोस्त है, वो ना श्लोक बड़ी जल्दी सुना देता है। ऐसे टीचर ने बोला, टीचर क्लास में टाइम देता था 5 मिनट 10 मिनट जो भी, तो वो क्या करता था ना, पूरा 1-2 पेज पढ़ देता था उस टाइम में। तो वो लिख के याद करता था, लिखता रहता था, लिखता। और बाकी जो स्टूडेंट होते थे ना, वो ऐसे मौखिक याद करते थे। तो मैं देखता था कि जो बच्चे उसके साथ 1-2 और थे जो लिख के देखते थे ना, क्लास के 1-2 बच्चे, वो भी जल्दी सुना देते थे। तो इसका फ़ायदा होता है कि लिख के ना वो सीधा दिमाग में जल्दी बैठता है, और आप गलती भी नहीं करते एग्ज़ाम के टाइम पे, क्योंकि एट द एंड आपको लिखना ही है। ठीक है, तो उदान वायु हमारी हो गई। तो हमने क्या देखा उसमें, देखी थी हमने गति अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, क्योंकि सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं अपवर्ड डाउनवर्ड। मगर इसकी गति क्या होती है, हमेशा ऊर्ध्वगामी होती है। तो जो हमें वोमिटिंग वगैरह आती है ना, वो आप आगे जाके पढ़ोगे, वो इसी की वजह से होती है। कोई अब विशेष गुण उसमें भी पढ़े थे हमने, तो इसके भी कोई विशेष गुण हैं, जैसे वाइटल फोर्स जो जीवन की शक्ति है, और जो भी एक्सप्रेशन से जुड़ा होता है, ये मुख कंठ वाणी आदि का नियम हमने देख ही लिया। कार्य वही दोबारा से आप एक बार देख लेना इनको। अष्टांग वाला श्लोक ये दे रखा है, ये रेफरेंस नंबर। उसके बाद आ गई समान वायु। समान वायु में कौन सा श्लोक करना है, मैंने बताया था अष्टांग का, सूत्र स्थान में दे रखा है ये 1/8। चलिए पढ़ते हैं। समानो अग्नि समीपस्थ, ठीक है, कोष्ठे चरती सर्वथा। समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरती सर्वथा। तो इसका मतलब है कि समान वायु कहाँ पे रहती है, कोष्ठ में रहती है। समान अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरती, तो कोष्ठ में चरती मतलब मूवमेंट करती रहती है। समान अग्नि समीपस्थ किसके समीपस्थ रहती है, समान वायु जठराग्नि के समीप स्थित रहती है। समानो अग्नि, अग्नि समीपस्थ, ठीक है। और क्या कहा, संपूर्ण पेट यानी कोष्ठे चरते ही सर्वथा, संपूर्ण पेट के क्षेत्र में विचरण करता है। अब जब ये किसके पास रह रही है, जठराग्नि के, तो आप पढ़ोगे कि जठराग्नि जो होती है हमारी डाइजेस्टिव, जो हमारी अग्नि होती है, उसका काम होता है खाने को पचाना। तो ये उससे मिलते जुलते काम करेगी। देखो, अन्न ग्रहणती, ठीक है, अन्न को ग्रहण करना, पचती पचाना, विवेचन मतलब मल मूत्र जो भी हमारे हैं, हमने खाना खाया और जो मल है उसको विवेचन करना, अलग अलग सेपरेट करना, मुंचन यानी शरीर से बाहर निकालना। तो अन्न ग्रहणती पचती विवेचती मुंचती, ठीक है। समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरती सर्वदा। तो जो हमारी जो समान वायु है वो कहाँ रहती है, अग्नि के समीपस्थ। कौन सी अग्नि, जठराग्नि। और कहाँ विचरण करती है, कोष्ठ में, चरती सर्वदा, हर जगह घूमती रहती है पेट के अंदर। काम क्या है, अन्न को ग्रहणती, पचती पचाती है, विवेचन करती है, जो हमारे मलमूत्र होते हैं, मलभाग का, सार भाग का, मतलब ऐसे हम जब खाना खाते हैं ना, तो हमारा जो इंटेस्टाइन में जो भी हमारा ऐसे, एक तो होता है हमारा जो मल में जाएगा, दूसरा होता है कि इसमें से न्यूट्रिएंट वगैरह हमारी बॉडी ले जाएंगे। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, समान वायु की वजह से। दोनों को सेपरेट करना। गति, क्योंकि ये मूवमेंट हर जगह घूमती रहती है, तो चतुर्दिशा यानी समदिशा, ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। उसके बाद विशेष गुण है कि ये पाचन तंत्र का नियंत्रक है। हाँ, वो तो हमने देख ही लिया, पाचक अग्नि को स्थिर करता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसका कार्य एक बार देख लो, वही वाले कार्य हैं। अन्न को ग्रहण करना, तो इसके बारे में बताया कि खाए हुए अन्न को ग्रहण करता है, पाचन करना, विवेचन करना, पाचन को संतुलित करना। ये जो टेबल बनाई है ना मैंने, ये तब काम आएगी जब आप बहुत ज़्यादा लिख रहे हो। नहीं तो आप इतना श्लोक लिख के बाकी ये भी लिख दोगे ना, इतनी हिंदियाँ ऐसे करके लिख दोगे, तब भी आपका काम आराम से हो जाए, ठीक है। उसके बाद आ गई अगली चौथी, बयान वायु। तो देखते हैं इसके बारे में, ये भी इजी है। सबसे पहले उसकी तरह ही लोकेशन देखते हैं। देहम व्यापनोति
सर्वतुभ्यान, ठीक है, देहम व्यापनोति सर्वतुभ्यान, यहाँ तक होगा शीघ्र गति निर्णाम। तो इसका मतलब क्या है, जो देहम व्यापनोति यानी जो व्यान वायु है ना, वो क्या करती है, एक तो शीघ्र गति निर्णाम, बहुत शीघ्र गति करने वाला होता है, ठीक है, तेज तेज मूवमेंट होती है इसकी वजह से। और सर्वतुभ्यान मतलब देहम व्याम, पूरी बॉडी में सर्व व्याप्त रहता है, सर्वतुभ्यान, सही है, पूरी बॉडी में क्या है, व्याप्त रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है व्यान वायु। ये क्या क्या करता है, गति प्रसारण आक्षेप, जो हमारी मूवमेंट हो रही है और जो हमारा जो भी प्रसारण होता है, मतलब फैलना और संकुचन होना, यानी आँख, हमारे आई पीपल, जो भी हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रही है, फैलना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, वो सब इसकी वजह से होते हैं। उसके बाद आक्षेप, हमारे जो भी हम निमेष आदि जो भी करते हैं, आँखों को पलक झपकते हैं, निमेष आदि क्रिया जो भी होती हैं शरीर में, और आक्षेप यानी जो झटके वगैरह, सारे के सारे मूवमेंट इसकी वजह से होते हैं। तो पहले हमने देखा देहम व्यापनोति सर्वतुभ्याम शीघ्र गति निर्णाम, यानी जो शीघ्र गति करने वाली जो हमारे शरीर में वायु है, वो क्या पूरी बॉडी में व्याप्त होती है, व्यान, देहम व्यापनोति, उसकी वजह से क्या गति होती है, और प्रसारण यानी वही अंकुचन, संकुचन और आक्षेप और निमेष आदि क्रिया, जो भी हमारे शरीर में आक्षेप हो रहा है, झटके और निमेष आदि क्रिया, जो भी हम पलक झपक रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं किसके द्वारा मैंने जो की जाती हैं, व्यान वायु के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। ओके, उसके बाद हमारा आ गया स्थान। स्थान हमने देख ही लिया, वही वाला कि संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, इसका कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, तो यानी शरीर में कोई भी अंग इससे अछूता नहीं रहता। गति कहाँ होगी, क्योंकि हर जगह मूवमेंट कर रही, तो इसकी भी गति सारी डायरेक्शन में मानी जाएगी। विशेष गुण इसका है कि ये सारी जो वॉलेंट्री मूवमेंट है ना, उसका मुख्य संचालक, यानी हमें बॉडी के कोई भी काम करना है, तो हम हमारे मसल रिलैक्स, मतलब मसल की वजह से होते हैं ना, कुछ उठाना है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, उसकी वजह से सब कुछ होता है। तो ये क्या करेगा, ये हमारी जो हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट है ना, उसको कंट्रोल करेगा। प्रसारण में क्या करता है, ये संकुचन और निमेष पलकों को खुलना, ये भी सब इसमें काउंट होता है। कार्य वही जो मैंने बताए थे, वो आपको इधर दे रखे हैं कि ऐसे गति प्रसारण आक्षेप। तो गति कौन सी हो गई, जैसे चलना फिरना दौड़ना, जो भी सारी गतियाँ। प्रसारण अंगों को फैलाना है, इसमें संकुचन आकुंचन दोनों शामिल हैं। आक्षेप में क्या क्या आता है, मांसपेशियों में अचानक सिकुड़ने जैसी क्रियाओं को आक्षेप बोलते हैं। निमेष ब्लिंकिंग ऑफ आईलेट्स, पलक झपकना खोलना। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा ये ब्लड सर्कुलेशन, स्वेटिंग, भी बॉडी में मूवमेंट हो रहे हैं, क्योंकि सारी बॉडी में घूमना फिरना इसका काम है, तो ये भी सारे अंदर के जो भी हमारे इंद्रियों की जो क्रियाशीलता होगी, सेंसेस की, वो भी इसकी वजह से होगी। अष्टांग का भी श्लोक का रेफरेंस दे रखा है। अपान वायु, लास्ट वायु रह गई हमारी, उसको हम पढ़ते हैं ध्यान से। सबसे पहले इसके वही उसकी तरह स्थान, तो विष्णु बस्ती महेंद्र चा नाबरो बक्षुणोदम, ठीक है, विष्णु बस्ती महेंद्र चा नाबरो बक्षुणोदम। तो कहाँ कहाँ रह रहा है ये, वृषण यानी अंडकोश, जो टेस्टिस स्क्रोटम होता है, उसकी बात कर रहा है। बस्ती हमारा हो गया मूत्राशय, महेंद्र हो गया हमारा जो हमारी मूत्र इंद्रिय होती है ना, ठीक है, उसकी बात कर रहा है, पेनिस। और नाभि उरुह बक्षुणोदम, नाभि उरु मतलब जो हमारी जांघें होती हैं, बक्षण तो बक्षण में देखा ही था, और गुदम, गुदा यानी रेक्टम, नाभुरो बक्षण गुदम। अपान स्थानम अंतरस्थ, यानी आंत की बात कर रहा है, आंत है। तो कहाँ कहाँ होगी लोकेशन इसकी, वृषणों मतलब वृषण हो गए, बस्ती, मूत्राशय, महेंद्र हमारी मूत्र इंद्रिय, नाभि, नाभि पता ही है, उरु होती है हमारी थाई, बक्षण और गुदा। उसके बाद लास्ट में अपान स्थानम अंतरस्थ, जो हमारी आंत होती हैं, उसकी बात कर रहा है। अब इसके फंक्शन सुन लो एक बार। शुक्र मूत्र सक्रांति सा, शुक्र मूत्र सक्रांति सा, इसको एक बार मैं थोड़ा सा इसकी लाइन एडिट करता हूँ, हाँ ठीक है, ओके वेट सेकंड, ठीक है। शुक्र मूत्र सक्रांति सा, ठीक है, क्या काम करता है, शुक्र यानी जो भी हमारी बॉडी में
शुक्र मूत्र संक्रांति उनको बाहर निकालना। उसके बाद सृजत आर्तव गर्भो, जो गर्भ की उत्पत्ति होती है ना उसको बाहर निकालना बॉडी से, ये इसके काम होते हैं। जैसे शुक्र मूत्र वीर्य स्त्राव हो गया है, मूत्र का विसर्जन हो गया। इसके बाद है शुक्र सृजत आर्तव गर्भो, तो गर्भ का स्त्रावण मतलब चाइल्ड बर्थ, गर्भ धारण में सहायक, ये सब हमारे अपान वायु की वजह से हो पाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट में कर दो, मैं उसको आपको कमेंट में ही जवाब दे दूंगा, या अगर टॉपिक बड़ा हुआ तो कोई सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा उसके लिए। तो इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। बाकी इसमें रह गया हमारा वृद्धिशय। वृद्धिशय के लिए सेपरेट वीडियो आएगी सारे दोस्तों की। तो एक बार हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं। आप इसमें कॉपी पेन लेके बैठना, खुद से करना, वीडियो पॉज करते रहना। सबसे पहले बात की व्युत्पत्ति लिखो, ठीक है। उसमें धातु कौन सी है और कौन सा प्रत्यय लगाया, इतना ही लिखना होता है। निरुक्ति, बात का क्या मतलब है, तो बाय तेते बाता। उसके बाद सामान्य स्थान, बस्ती पुरुष नंबर वाले श्लोक कराया था, बात स्थान तक लिखो। बात के सामान्य गुण लिखो, रूक्षितो ये वाला। उसके बाद लिखो सामान्य कर्म, उत्साह उच्छ्वास निश्वास वाला श्लोक है, इम्पोर्टेंट श्लोक है। उसके बाद आ गए 5 टाइप। पहले तो 5 टाइप बिना देखे लिखो कौन कौन से हैं, प्राण, उदान, समान, अपान, व्यान। उसके बाद इनके श्लोक लिखने का ट्राई करो बिना देखे। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा चैप्टर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे अगले जो 200 बचे हैं पित्त एंड कफ, उनके लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।